नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राव एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में अपन राजस्थान के इतिहास की चर्चा करेंगे और आज राजस्थान के इतिहास में अपना चर्चा का विषय जिस टॉपिक पे होगा वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट वो रहेगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, इसको लेके आज इस क्लास में चर्चा करेंगे और राजस्थान के इतिहास में भी जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो राजस्थान के प्रमुख राजवंश होंगे और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में भी जो राजवंश अपन पढ़ेंगे वो है चौहान वंश। यानी राजस्थान के राजवंशों में चौहान वंश के ऊपर चर्चा करेंगे आज इस क्लास में। राजस्थान के चौहान वंश पे चर्चा करने से पहले मैं ये बता दूं कि चौहान या राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो रहे, हम ये कहेंगे राजस्थान में राजपूतों ने ज़्यादा शासन किया था। मैं ये नहीं कह रहा इसके अलावा किसी राजवंश ने यहाँ शासन नहीं किया था, लेकिन इस राजस्थान को उस समय राजपूताने के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है यहाँ ज़्यादातर किसने शासन किया? राजपूतों ने शासन किया। और इतिहास के जिस कालक्रम में राजपूतों ने शासन किया, इतिहास के जिस कालक्रम में राजपूतों ने शासन किया उसे राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। आऊँगा, आज अपना टॉपिक रहेगा चौहान वंश से, चर्चा करेंगे इस बात पे, लेकिन कनेक्ट कर रहा हूँ आपको उससे पहले। जिस कालक्रम में चौहानों ने शासन किया उस कालक्रम को कहते हैं राजपूत काल। ये इतिहास का एक काल माना जाता है, राजपूत काल। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में अधिकतर राजवंश राजपूत हुए थे और राजपूत जिस कालक्रम में शासन करते हैं उसको हम राजपूत काल कहते हैं। अब बात करते हैं सर ये इतिहास के कौन से काल को राजपूत काल कहते हैं, उसी के बारे में बता रहा हूं। तो एक वर्धन वंश का, पुष्य भूति वंश का एक शासक हुआ था हर्षवर्धन। पुष्य भूति वंश का एक शासन हुआ। मैं ये भारत के इतिहास के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, मैं राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में नहीं, भारत के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। एक शासक हुए थे पुष्य भूति वंश के, उनका नाम था हर्षवर्धन और हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी के अंदर। और 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, वहीं से भारत के इतिहास में राजपूत काल की क्या मान ली जाती है? शुरुआत। और उसके बाद भारत में 1206 में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हुई थी। उस मुस्लिम वंश का नाम था गुलाम वंश। तो 1206 में स्थापना हुई गुलाम वंश की और वहीं से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ माना जाता है। यहीं से भारत के इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई थी और उसके लिए कौन से युद्ध को जिम्मेदार माना जाता है? तो एक मुस्लिम आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था मोहम्मद गौरी का। दो बड़े युद्ध हुए थे। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा हरा दिया जाता है। एक 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाता है। मोहम्मद गौरी अपने साथ दो व्यक्तियों को लेके आया, एक का नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो मोहम्मद गौरी ने भारत में शासन करने की जिम्मेदारी दी और ख्वाजा साहब को धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी थी। और उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में उसी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी और इस प्रकार से भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। समझ आया कि भारत में 1206 तक मुस्लिम साम्राज्य नहीं था। 1206 में पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। शुरुआत के लिए जिम्मेदार घटना मैंने बता दी, तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध तक पहुंचे इस वजह से क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भागती हुई जो तुर्कों की सेना थी, गौरी की सेना थी, उसका पीछा नहीं किया, उसको नष्ट नहीं किया। इसकी वजह से वो फिर आक्रमण करता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मैंने दो सन लिख रखे हैं, एक 1206 और एक 647। इस टाइम पीरियड को ही जानते हैं किस नाम से? राजपूत काल के नाम से। समझ आया सर हमें कि हम चौहान वंश पढ़ने वाले हैं और चौहानों ने जिस कालक्रम में शासन किया उसे राजपूत काल कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर उस समय राजवंश राजपूत थे राजस्थान के अंदर। तो वो राजपूत काल कौन सा है? वो 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर
1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, इस टाइम पीरियड को ही राजपूत काल कहते हैं, क्योंकि इस दौरान भारत में ज्यादातर जिन राजवंशों ने शासन किया वो राजपूत हुए थे। और उन्हीं राजपूत राजवंशों में से एक राजवंश है चौहान वंश, इसकी चर्चा करेंगे। उन्हीं राजपूत राजवंशों में से एक कौन सा है? चौहान, इसकी चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये राजपूत कौन थे, ये राजपूत कहां से आए। राजपूत काल में राजपूतों ने शासन किया है। ये चौहान कौन थे, कहां से आए थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। अगला जो बिंदु अपना रहेगा ना वो उत्पत्ति का रहेगा, लेकिन बात उससे पहले मैं इस चौहान वंश के वंश वृक्ष की कर लेता हूं, क्योंकि हम चौहान वंश राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं और राजस्थान में इन चौहानों का वंश वृक्ष क्या रहा था वो एक बार मैं बता देता हूं। तो बताऊं कि चौहान जब सब पहली बार राजस्थान में आए तो वो जगह थी सांबर। यानी पहली बार चौहान राजस्थान में जिस जगह पर शासन करने के लिए आए ना वो जगह कौन सी थी? सांबर थी। और यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम था वासुदेव, डिटेल से बताऊंगा जब सांबर के चौहान पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ इसका वंश वृक्ष बता रहा हूं। वासुदेव चौहान, इसने सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में चौहान राजवंश की स्थापना कर दी और इस प्रकार से राजस्थान में पहली बार चौहान वंश की स्थापना हुई। तो इस वासुदेव को क्या कहेंगे? चौहानों का संस्थापक, चौहानों का मूल पुरुष कहेंगे, चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। सांबर से फिर एक शाखा निकल के गई अलग और उसका नाम था नाडोल के चौहान। वो कौन सी जगह के चौहान कहलाए? नाडोल पाली के अंदर। तो ये कौन से चौहान? नाडोल के चौहान। बात यह है इस नाडोल के चौहानों की स्थापना 960 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा। किसके द्वारा की गई? लक्ष्मण सिंह चौहान। सांबर के चौहानों से ही एक शाखा निकली। सांबर के चौहानों का वंश वृक्ष चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। वो बात आ गई 1113 के अंदर और एक व्यक्ति आ गया अजय राज, उसने एक शहर बसा दिया अजमेर और यहीं से ये क्या कहलाने शुरू हो गए? अजमेर के चौहान कहलाने शुरू हुए। इसका मतलब इनकी स्थापना 1113 में की है और उस व्यक्ति का नाम है अजय राज चौहान। तो कभी ऐसा पूछा जाए ना कि अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है तो बेझिझक बता देना वो कौन है? अजय राज चौहान है। अजय राज चौहान की जो अजमेर की शाखा है ये कहां से निकली हुई है? सांबर। मैं आपको बताता हूं, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादातर गाइडों में जिस प्रकार से बताया गया, ज्यादातर जगह पढ़ाया जाता है, वो ये बताया जाता है कि सांबर और अजमेर के चौहान एक ही थे। सांबर के चल रहे हैं, बाद में वही हो जाते हैं अजमेर के चौहान। तो हमारे दिमाग में एक माइंड सेट बन गया हमारा, ये कि हमारा माइंड सेट बना कि अजमेर और सांबर तो एक ही है। फिर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्वेश्चन आया कि निम्न में से सबसे प्राचीन चौहान शाखा कौन सी है? निम्न में से सबसे प्राचीन चौहान शाखा कौन सी है? सर ये कौन से पूछने वाली बात है? सांबर है ना। ऑप्शन में सांबर नहीं था। ऑप्शन में क्या नहीं था? सांबर नहीं था। ऑप्शन में नाडोल है और ऑप्शन में क्या है? अजमेर। हमने पढ़ा क्या है? सांबर अजमेर एक ही। हाँ सर सांबर नहीं है तो अजमेर आ गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। नहीं भाई, अजमेर आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? नाडोल। क्योंकि अजमेर तो बसाया ही कब गया है? 1113 में, जबकि नाडोल में तो चौहान वंश की स्थापना कब हो गई? 960 ईस्वी के अंदर हो चुकी है। तो सबसे प्राचीन चौहान शाखा सांबर है। सांबर ना होने की स्थिति में अजमेर करने की गलती मत कर देना। फिर सबसे प्राचीन कौन सी बची? नाडोल के चौहान। नाडोल से जो चौहान निकले ना वो 3 जगह के निकले। नाडोल से चौहान कितनी जगह के निकले? 3 जगह के निकले। एक है जालोर के चौहान। कौन से चौहान है? जालोर के चौहान। सर जालोर के चौहान जो हैं, यहां पे चौहान वंश की स्थापना किसने की है? यहां पे चौहान वंश की जो स्थापना की है ना वो किसने की है? एक मिनट रुको ना भैया। मैं बता रहा था नाडोल के चौहानों से एक शाखा निकली जालोर के चौहान, और जालोर के चौहानों की स्थापना जिस व्यक्ति ने की ना उस व्यक्ति का नाम है कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम है उसका? कीर्तिपाल चौहान। इसे कीतु एक महान राजा की संज्ञा दी गई थी मोहनोत नैणसी के द्वारा। किसकी संज्ञा दी गई? कीतु एक महान राजा। किसको कहा जाता है? कीर्तिपाल चौहान। ये नाडोल के चौहान शासक अल्लन का बेटा था। नाडोल का चौहान शासक कौन? अल्लन। उसका बेटा कौन? कीर्तिपाल। कहां पे जाके चौहान बसा दिए?
जालोर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जालोर के जो चौहान हैं वो कहां से निकले हुए हैं, तो बताना नाडोल से। एक शाखा निकली कौन सी, सिवाना के चौहान। याद रखना सिवाना के और जालोर के चौहान एक ही हैं। तो ये चौहान कौन से हो गए, सिवाना के चौहान। और सिवाना के बाद एक जो शाखा निकली ना उसका नाम है हाड़ौती के चौहान। बाद में यही चौहान क्या हो गए थे, कोटा और बूंदी के अलग अलग हो गए थे। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया, बोला इतिहास में आड़ी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। इतिहास में हर वो राजकुमारी हाड़ी रानी है जो हाड़ा चौहानों की बेटी है। किनकी बेटी है, जो हाड़ा चौहानों की बेटी है ना वो हाड़ी कहलाएगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूछी जाए ना तब आंसर बताना है सहल कंवर। क्या बताओगे, सहल कंवर, जिसने निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। ऐसी छतरानियां राजस्थान के अंदर हुई हैं और वो कौन सी थी, हाड़ी रानी थी। लेकिन याद रखना हाड़ी रानी कोई एक नहीं है, प्रसिद्ध कह सकते हो सहल कंवर को। हाड़ी रानी तो हर वो राजकुमारी है जो हाड़ा चौहानों की क्या हुआ करती थी, बेटी हुआ करती थी। तो मैंने बताया नाडोल से 3 शाखाएं निकली, जालोर, सिवाना और हाड़ौती। फिर जालोर से एक शाखा निकल गई कौन सी, सिवाना के सिवाना के नहीं है भाई, सिरोही के चौहान। कौन से चौहान है, सिरोही के चौहान। और सिरोही में जिसने चौहान वंश की स्थापना की ना उसका नाम है लुम्बा। क्या नाम है उसका, लुम्बा। यानी सिरोही में चौहान वंश की स्थापना लुम्बा के द्वारा की गई थी। हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना देवा के द्वारा की गई थी। और अजमेर से फिर एक शाखा निकली और वो शाखा है रणथंभौर के चौहान। कौन सी जगह के चौहान, रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर में चौहान वंश की जिसने स्थापना की है उसका नाम है गोविंदराज। ये गोविंदराज है ना, ये गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसका बेटा था गोविंदराज। इसने रणथंभौर में क्या कर दी, चौहानों की स्थापना कर दी। तो मैं बता रहा हूं राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश के बारे में। मैंने सबसे पहले जो बिंदु उठाया वो ये है कि चौहान वंश के वंश वृक्ष के बारे में बात करेंगे कि पूरे राजस्थान में चौहानों ने शासन कहां कहां पर किया। मैंने बताया सांबर में सबसे पहले आए, कहां, सांबर में वासुदेव चौहान ने स्थापना की। सांबर से निकले नाडोल के चौहान, 960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह चौहान ने स्थापना की है। एक शाखा निकल गई अजमेर के चौहान, 1113 में अजयराज चौहान ने अजमेर शहर बसाया था और गढ़ बीटली पहाड़ी के ऊपर अजय मेरू दुर्ग बनवाया था परमाणु के आक्रमण से बचने के लिए। और फिर अजमेर के चौहानों से एक शाखा निकल गई रणथंभौर के चौहान, ये स्थापना की है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेटे गोविंदराज ने। जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान और हाड़ौती के चौहान कहां से निकले, नाडोल से। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान ने। सिवाना इन्हीं की एक शाखा हुआ करती थी। और हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना की देवा ने। और फिर जालोर से निकले सिरोही के चौहान, यहां पे स्थापना लुम्बा के द्वारा की गई। क्वेश्चन पूछ लिया गया, बोला सोनगरा चौहान किसे कहा जाता है, कौन सी जगह के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। बोला सर ये कोई पूछने की बात है क्या, सिरोही के चौहानों को कहते हैं। कहां के चौहानों को, सिरोही। मैंने कहा नहीं जालोर के चौहानों को कहते हैं। बोला सर गलत बता रहे हो आप, क्या कर रहे हो, गलत बता रहे हो। तो ध्यान से सुनना, जालोर का जो दुर्ग है ना उसका नाम है सुवर्णगिरी। जालोर दुर्ग का नाम क्या है, सुवर्णगिरी। और वहां शासन करने वाले चौहानों को क्या कहने लग गए, सोनगरा चौहान कहने लग गए। तो सर हमने तो सिरोही पढ़ा है, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। हम ये नहीं कहते कि सिरोही के चौहानों को सोनगरा नहीं कहते, कहते हैं, लेकिन जालोर के चौहानों को भी कहते हैं क्योंकि सिरोही के चौहान जालोर से आए हुए थे। सिरोही के चौहान कहां से आए हुए थे, जालोर से आए हुए थे। इस वजह से जालोर के चौहान और सिरोही के दोनों चौहानों को ही क्या कहा जाता है, सोनगरा चौहान कहा जाता है। हाड़ौती के चौहानों को क्या कहते हैं, हाड़ा चौहान कहते हैं। तो ये जब भी चौहान वंश का जिक्र हो, ये वंश वृक्ष है ना, ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। मजा आएगा पढ़ने में अगर आपको पूरी तरीके से ये वंश वृक्ष याद रहेगा। रटने की जरूरत नहीं है। अगर अपन एक एक बिंदु को लेकर तैयार करें ना तो आसानी से राजस्थान का इतिहास तैयार हो सकता है। एक दिमाग में अपन ने बना लिया कि राजस्थान का इतिहास है बहुत बड़ा है सर, कैसे पढ़ें, बहुत सारे राजवंश हैं, इतने सारे शासक हो जाते हैं, कितने पढ़ें सर, याद नहीं होता है। नहीं, ऐसा दिमाग में ही मत लाओ कि राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है। हमें राजस्थान का इतिहास पढ़ना ही नहीं है। हमें तो पहले क्या पढ़ना है, सिर्फ चौहान पढ़ने हैं। सर अब चौहान भी बहुत बड़े हैं, हमें पूरे चौहान भी नहीं पढ़ने। एक ही बिंदु याद कर लो ना, पहले सिर्फ क्या याद करो, वंश वृक्ष। वंश वृक्ष याद हो जाए तो इससे आगे चलते हैं। और चौहान वंश में सबसे पहले इनके वंश वृक्ष के बारे में मैंने बताया। और ये वंश वृक्ष नहीं है, ये एक फिल्म बन जानी चाहिए दिमाग के अंदर कि हाँ इन जगहों पर चौहान हुए और इन जगहों पर चौहानों की स्थापना इस व्यक्तित्व ने की थी। फिर देखना
देखना, पढ़ने में मजा आएगा। मैंने बताया इस काल को राजपूत काल कहते हैं। राजपूत काल को सदी के हिसाब से डिवाइड करें तो वो है 7वीं से 12वीं शताब्दी। कौन सी है? 7वीं से 12वीं शताब्दी है। सन के हिसाब से बोलो तो 647 ईस्वी से 1206 के काल को राजपूत काल कहते हैं। उसी राजपूत काल में एक वंश है चौहान वंश, उसका वंश वृक्ष बताया। इससे आगे की चर्चा करेंगे और अगला बिंदु ये रहेगा कि ये राजपूत काल है ना, इसमें राजपूतों ने शासन किया। तो इस राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई और ये चौहान है ना राजपूतों में, इनकी उत्पत्ति, दोनों के संदर्भ में एक ही मत है कि अगला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई, राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई। इसको लेकर इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं, अपने अपने मत दिए हैं इतिहासकारों ने कि चौहानों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई थी। यही अपना अगला बिंदु रहेंगे। तो चले अगले बिंदु के ऊपर कि अगला जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो मैंने बताया क्या है, वो है भाई चौहानों की उत्पत्ति। एक मिनट, मैं बोर्ड का कलर चेंज कर लेता हूं भाई। हाँ, अगला जो बिंदु है वो है चौहानों की उत्पत्ति, कि चौहान आए कहां से थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। और जैसा कि मैंने बताया चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक मतभेद हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो वो सर मत कौन कौन से मिलते हैं, पहले बताता हूं कि वो मत कौन कौन से मिलते हैं। एक मत मिलता है कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, यानी चौहान क्या थे, अग्निवंशीय थे। एक मत मिलता है कि चौहान जो थे ना ये सूर्यवंशी थे, ठीक बात है, होंगे। एक मत मिलता है कि चौहान जो थे ना ये ब्राह्मण वंशी थे। और एक मत मिलता है कि चौहान जो थे ना वो विदेशी थे। और एक मत मिलता है कि चौहान जो थे ना ये चंद्रवंशी थे। तो सर एक्चुअल में थे क्या ये, किसने चंद्रवंशी बताया, किसने विदेशी बताया, किसने ब्राह्मण वंशी बताया, किसने सूर्यवंशी होने का मत दिया है और किसने अग्निवंशी होने का मत दिया है। मैंने ऊपर पॉइंट तो लिखा है, चौहान पढ़ रहे हैं तो चौहान ही लिखूंगा ना, चौहानों की उत्पत्ति। लेकिन याद रखना यही राजपूतों के संदर्भ में भी है। अगर चौहान ना बोल के वो ये कह दे राजपूतों की उत्पत्ति, सेम रहेगा। राजपूतों की उत्पत्ति हो चाहे चौहानों की उत्पत्ति, उसके संदर्भ में ये सेम रहेगा। अग्निकुंड से हुई, सूर्यवंशी थे, ब्राह्मण वंशी थे, विदेशी थे या चंद्रवंशी थे। ध्यान से देखना, सबसे पहले वाले बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई, अग्निकुंड से हुई थी। चौहान तो कौन थे, अग्निवंशीय थे। तो सर ये मत कौन देता है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति का नाम था चंद्रबरदाई, लिखा हुआ मिलता है चंद्रबरदाई, नहीं भाई नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो, याद रखना मैं चौहानों में कुछ ग्रंथ बताऊंगा, ये ग्रंथ जरूर याद रखना कि कौन से ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। कौन सा ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो है। किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रबरदाई के द्वारा। इस चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखा, चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखा कि एक मुनि थे जिनका नाम था मुनि वशिष्ठ। क्या नाम था उनका, मुनि वशिष्ठ। और वो मुनि वशिष्ठ क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। कहां पर कर रहे थे, आबू के अंदर कर रहे थे। देखो भाई वैदिक धर्म के अंदर ये परंपरा थी कि उस समय यज्ञ किए जाते थे और मुनि वशिष्ठ भी क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो वहां पे कुछ राक्षस प्रवृत्ति के थे, राक्षस क्या कर रहे थे, बार बार यज्ञ में व्यवधान डाल रहे थे। यानी बार बार यज्ञ के अंदर व्यवधान कौन डाल रहे हैं, तो वो राक्षस व्यवधान डाल रहे हैं। जो यज्ञ कौन कर रहा है, मुनि वशिष्ठ कर रहा है। तो मुनि वशिष्ठ ने क्या किया, उस यज्ञ से, उस अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए। उस अग्नि से कितने योद्धा उत्पन्न किए, 4 योद्धा उत्पन्न किए। वो 4 योद्धा कौन से थे, तो याद रखना प्रतिहार, परमार, चालुक्य। और चालुक्यों को ही बोलते हैं क्या, सोलंकी। चालुक्यों को ही क्या बोला जाता है, सोलंकी। और एक थे भाई चौहान, इसको चहमान भी बोलते हैं, चौहान भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में क्या लिखता है कि मुनि वशिष्ठ आबू के ऊपर आबू में एक यज्ञ कर रहे थे और वहां पे कुछ राक्षस उसके यज्ञ में व्यवधान डाल रहे थे। तो उसने यज्ञ की जो अग्नि है उससे कितने योद्धा उत्पन्न किए, 4 योद्धा उत्पन्न किए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से हुई, अग्निवंशीय थे। इसी बात का समर्थन करते हैं फिर
कुछ लोग, कुछ इतिहासकार समर्थन करते हैं। उन्हीं में एक नाम आता है मोहनोते नैणसी का। इसका समर्थन किसने किया? मोहनोते नैणसी ने। यानी मोहनोत नैणसी ने भी जब राजस्थान का इतिहास लिखने का काम किया तो उसने सेम वही बातें लिख दी जो पृथ्वीराज रासो में किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई। वही बातें सेम लिख दी मोहनोते नैणसी ने। मोहनोत नैणसी का जिक्र आया, कुछ बातें बताऊंगा इसके बारे में, याद रखना। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मोहनोत नैणसी को क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और क्या याद रखना है सर इसके बारे में? याद रखना, मोहनोत नैणसी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। मोहनोत नैणसी को राजस्थान में क्या कहते हैं? जनगणना का अग्रज कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? तो इसका एक ग्रंथ था जिसका नाम था मारवाड़ रा परगनारी विगत। कौन सा ग्रंथ है? मारवाड़ रा परगनारी विगत। इस ग्रंथ में इसने क्या किया? मारवाड़ के प्रत्येक परगने की जनसंख्या का वर्णन किया। इस ग्रंथ में इसने क्या किया? मारवाड़ के प्रत्येक परगने की जनसंख्या का वर्णन किया। इस वजह से मोहनोत नैणसी को राजस्थान में जनगणना का क्या कह देते हैं? अग्रज कह देते हैं। सर इसका कोई और ग्रंथ भी है क्या? बिल्कुल है। उस ग्रंथ का नाम है नैणसीरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ है? नैणसीरी ख्यात। और नैणसीरी ख्यात में कौन से शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। नैणसीरी ख्यात ग्रंथ में कौन से शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है? तो उस शब्द का नाम है। कौन सा शब्द है? वो है शब्द है। इसी वजह से तो इसको मोहनोत नैणसीरी ख्यात नहीं कहते, सिर्फ नैणसीरी ख्यात कह देते हैं। क्योंकि जैसे ही मोहनोत शब्द साथ में जोड़ते हैं ना तो उसमें है आ जाता है, और इस वजह से इसको मोहनोत नैणसीरी ख्यात नहीं कहते, नैणसीरी ख्यात कहते हैं। कितने ग्रंथ बताए मैंने? 2। नैणसीरी ख्यात, मारवाड़ रा परगनारी विगत राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, और साथ ही राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। ठीक है सर, इतनी बातें इस मोहनोत नैणसी की समझ में आई। कोई और बात भी है क्या? बिल्कुल है। मोहनोत नैणसी जो थे ना वो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के शासक जसवंत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। कौन है? मोहनोत नैणसी। तो मोहनोत नैणसी ने भी चौहानों की या राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत दिया? तो वही मत दिया जो चंद्र बरदाई ने कौन से ग्रंथ में लिखा है? पृथ्वीराज रासो में। तो चंद्र बरदाई का जो समर्थन है वो कोई और इतिहासकार ने या कवि ने किया है क्या? तो एक आधुनिक राजस्थान के अंदर हुए जिनका नाम है सूर्यमल मिश्र। कुछ जगह मिश्रण लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? मिश्रण। मिश्रण नहीं है भाई, सूर्यमल मिश्र है। और ये सूर्यमल मिश्र है ना, ये बूंदी के कवि थे। कौन सी जगह के थे? बूंदी के थे। किसके दरबार में रहते थे? तो राम सिंह के दरबार में रहते थे। ये 1857 की क्रांति के समय थे। क्वेश्चन पूछ लिया गया, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बूंदी का शासक कौन है? वो राम सिंह है। और राम सिंह का ही दरबारी कौन है? तो इसने 1857 के विद्रोह का इतिहास भी लिखने का काम किया है सूर्यमल मिश्र ने। और इसी सूर्यमल मिश्र ने किसका समर्थन किया है? चंद्र बरदाई का समर्थन किया है कि हाँ, चौहानों की या राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई ना वो अग्निकुंड से हुई थी। यानी ये क्या थे? अग्निवंशीय थे। ये हमने एक मत पढ़ लिया चौहानों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कि चौहान कौन थे? तो अग्निकुंड से, यानी अग्निवंशीय थे। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, मुनि वशिष्ठ यज्ञ किया। आबू में 4 योद्धा उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। समर्थन किया है इस बात का मोहनोत नैणसी ने और सूर्यमल मिश्र ने। इसके अलावा भी किसी ने समर्थन किया है ना, तो चारण और भाट, यानी राज दरबारों में रहा करते थे ना चारण और भाट, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि हां, चौहानों की उत्पत्ति तो किससे हुई थी? अग्निकुंड से। सर क्यों मजाक करो हो? हाँ, यज्ञ चाल रहे हो और अग्निकुंड कितना योद्धा उत्पन्न होगा? 4। बेवकूफ समझ रहा कहीं की? तो आज के जो वैज्ञानिक दौर है इसमें ये बात कम सच मानी जाती है और मानने वाली भी नहीं है। क्यों सही माने इस बात को? तो आज के इस दौर में हम इस मत को कैसे सेटिस्फाई करें कि भाई हाँ, कि बिल्कुल यही था, चौहान थे वो अग्निवंशीय थे? तो हमें समझने का तरीका थोड़ा गलत है। इस तरीके को दूसरे तरीके से बताता हूं कि अग्नि का, एक तो अग्नि होती है भाई यज्ञ के अंदर जो ये अग्नि है, और एक अग्नि का क्या मतलब होता है? अग्नि को चेतावनी का सूचक माना जाता है। अग्नि को किसका सूचक माना जाता है? चेतावनी का सूचक। तो कुछ मत है कि हो सकता है व्यवधान डाल रहे हो यज्ञ के अंदर और फिर मुनि वशिष्ठ ने 4 योद्धाओं को उन राक्षसों का वध करने की चेतावनी दी हो,
यानी उन राक्षसों को चेतावनी दी हो उन 4 योद्धाओं के माध्यम से, और इस वजह से उन 4 योद्धाओं को क्या बोल दिया गया हो, अग्निवंशीय बोल दिया गया हो कि चेतावनी के माध्यम से उनकी उत्पत्ति हुई। और मत मिलते हैं कि वैदिक धर्म चल रहा था प्राचीन भारत के अंदर, और वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास और आडंबर आ गए थे। एक समय था जब वैदिक धर्म अपनी चरम सीमा पे हुआ करता था, किसी तरीके का कोई अंधविश्वास नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, कोई जटिलता नहीं थी। कोई सामान्य मनुष्य भी अगर यज्ञ वगैरह करवाना चाहे अपने घर में तो वो आराम से संपन्न करवा सकता था, घर का मुखिया ही। लेकिन धीरे धीरे वैदिक धर्म में आडंबर आ गए और अब यज्ञानुष्ठान था वो सरल हो गया। वर्ण व्यवस्था उस समय थी वो जटिल हो गई। निम्न वर्ण के लोगों के साथ जो था वो मिसबिहेव होने लग गया था। तो इस वजह से लोग धीरे धीरे वैदिक धर्म से कटने शुरू हो जाते हैं और कुछ नए धर्मों का उदय हुआ। उन्हीं नए धर्मों में से था जैन और बौद्ध धर्म। यानी प्राचीन भारत में 2 नए धर्म आए, जैन और बौद्ध। मैंने थोड़े से शब्दों में बता दिया क्यों आए, क्योंकि वैदिक धर्म में जटिलता आ गई थी, आडंबर आ गए थे, तो लोगों ने दूसरे रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। एक पार्टी की सरकार चल रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब जब उसका विरोधाभास लोगों के मन में आ जाए उस पार्टी के प्रति, तो लोग नए रास्ते तलाशने शुरू कर देते हैं। वही हुआ था वैदिक धर्म के साथ। लोगों ने नए रास्ते तलाशने शुरू किए क्योंकि निम्न वर्ण के साथ क्या था, मिसबिहेव हो रहा था उस दौर में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म नए धर्म आए, और स्वाभाविक है ये आडंबरों के विरुद्ध आए थे, तो ये सुधारवादी धर्म थे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों ही अहिंसा के समर्थक थे। और उस समय के बहुत सारे क्षत्रिय शासक इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से अहिंसक हो चुके थे। बहुत सारे शासक कौन, किसकी वजह से, इस जैन और बौद्ध के प्रभाव की वजह से। यानी उन शासकों के ऊपर इन धर्मों का प्रभाव पड़ा और वो क्या हो गए, अहिंसक हो गए। एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो कलिंग का युद्ध हुआ था और उसके बाद अशोक थे ना, वो अहिंसक हो गए थे। यानी एक क्रूर शासक, एक हिंसक शासक अशोक क्या बन जाता है, एक अहिंसक शासक बन गया। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जैन और बौद्ध के प्रभाव में आके उस समय के बहुत सारे क्षत्रिय क्या हो चुके थे, अहिंसक हो चुके थे। जिससे क्या हुआ कि राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का प्रभाव लगातार बढ़ने लग गया था और भारत में अनेक विदेशी आक्रमण होने लग गए थे। और उन्हीं विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कुछ योद्धाओं को तैयार किया गया। याद दिलाया गया उन क्षत्रियों को कि आप अहिंसक नहीं हो सकते, आपका काम इस भूमि की रक्षा करना है। क्षत्रिय का काम तो युद्ध करना होता है, तो एक शासक है, एक क्षत्रिय है, वो अहिंसक कैसे हो सकता है। तो उसको चेतावनी दी गई, और चेतावनी का ही प्रतीक माना जाता है अग्नि को। चेतावनी दी गई और उन योद्धाओं को तैयार किया गया उन विदेशी शक्तियों को नष्ट करने के लिए। तो इस वजह से उन राजपूतों को या उन चौहानों को क्या मान लेते हैं, अग्निवंशीय। हाँ, तो थोड़ा सा सेटिस्फाई करता है ये मत कि हाँ, इस वजह से इनको अग्निवंशीय बताते हैं कि चौहान या राजपूत अग्निवंशीय थे। उनको उन विदेशी शक्तियों का पतन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में तैयार किया गया था, क्योंकि उस समय के जो क्षत्रिय थे ना, वो जैन और बौद्ध के प्रभाव में आके अहिंसक हो गए थे। तो उनको याद दिलाया गया कि क्षत्रिय कभी अहिंसक नहीं हो सकते, उनका काम तो युद्ध करना होता है। और इस प्रकार से इस अग्निवंशीय मत को अपन सही बताते हैं कि हाँ, अग्नि कुंड से ही चौहानों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। शायद चंद्रबरदाई यहाँ यही समझाना चाह रहा हो इस कहानी के माध्यम से। चंद्रबरदाई ने एक कहानी लिखी अपने ग्रंथ में, तो हो सकता है चंद्रबरदाई अपनी कहानी के माध्यम से इसी बात को बताना चाह रहा हो कि उस चेतावनी के रूप में उन योद्धाओं को तैयार किया गया और उन्हें ही हम चौहान और राजपूत कहते हैं। उन्हीं योद्धाओं को हम चौहान और राजपूत कहते हैं। समर्थन किसने किया है वो बात जरूर याद रखना। और इस प्रकार से अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई। 4 जातियां बताई है मैंने, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है कि निम्न में से कौन सी जाति या निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से हुई है या नहीं हुई है। तो वो चारों के चारों नाम याद रखने हैं। अपन एक सवर में इनको रटते हैं ना, तो हमें लगता है प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, भूल जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में सोलंकी डाल देता है, क्योंकि चालुक्य को क्या कहा जाता है, सोलंकी कहा जाता है। गुजरात वाले रीजन में इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। इसके अलावा देखो मैंने ये बताया, तो थोड़ी सी बातें इस चंद्रबरदाई की याद रखना कि कौन था ये चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो था ना, इसका नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी, वास्तविक नाम था ये इसका। और ये लाहौर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, तो रहता कहां पर था, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। किसका, पृथ्वीराज चौहान
तृतीय, ये अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। इसके दरबार में रहता था, इसका मित्र भी था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहता था, इसका मित्र भी था। वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था और कहाँ का रहने वाला है, लाहौर से संबंध रखता था। इस चंद्रबरदाई ने जो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखा है, इसको पूरा जल्लण ने किया है। और ये जल्लण है ना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था। क्या था भाई, इसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था जल्लण। इसी ने इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा करने का काम किया है। मैंने चौहानों के और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में एक मत बता दिया आपको, अग्निकुंड यानी अग्निवंशीय थे। ये मैंने मत बताया, किसके अनुसार ये अग्निवंशीय थे, ये बात जरूर याद रखना। इसके बाद अगले मत के बारे में बात करते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई थी, ये वो कौन थे, तो वो सूर्यवंशी थे। अब बताऊंगा कि सूर्यवंशी किस किसने बताया है, ब्राह्मण वंशी किस किसने बताया है और विदेशी किसने बताया है। तो ध्यान से देखना, इसके आगे की चर्चा करते हैं। और इसके आगे का जो दूसरा मत है कि चौहान जो थे वो कौन थे, सूर्यवंशी थे। ये किसने कहा है, तो कुछ एक ग्रंथ बता रहा हूं, अच्छे से याद रख लेना। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। कौन सा ग्रंथ है, हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य है ना, ये किसका ग्रंथ है, ये जरूर याद रखना। ये है नयन चंद्र सूरी का। कौन किसका ग्रंथ है, ये नयन चंद्र सूरी का। और नयन चंद्र सूरी के ग्रंथ हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, सूर्यवंशी। नंबर 2 याद रखना, एक ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है ना, ये किसका ग्रंथ है, तो बताना, ये जयानक भट्ट का है। किसका ग्रंथ है, ये जयानक भट्ट का ग्रंथ है। फिर एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर रासो। किसका ग्रंथ है, हमीर रासो। और ये हमीर रासो जिसका ग्रंथ है ना, वो है जोधराज। किसका ग्रंथ है, ये जोधराज का ग्रंथ है। याद रखना, हमीर रासो नाम से 2 ग्रंथ हैं, एक जोधराज का है, एक सारंगधर का है। एक 13वीं शताब्दी का है, एक 17वीं शताब्दी का है। और फिर एक ग्रंथ है रासो का ही जिक्र कर रहा है, तो पृथ्वीराज रासो का हो गया, हमीर रासो का हो गया। एक रासो और याद रखना चौहानों का, जिसका नाम है बीसल देव रासो। क्या नाम है भी उसका, बीसल देव रासो। किसके द्वारा लिखा गया है बीसल देव रासो, तो याद रखना, नरपति नाल्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, नरपति नाल्य के द्वारा बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा गया। मैंने 4 ग्रंथ सामने लिखे हैं और इन्होंने चौहानों को क्या बताया, सूर्यवंशी। मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया, अग्निवंशीय किसके अनुसार थे, मैंने बताया। चौहानों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति ये कौन थे, तो मैंने अगला मत बताया, सूर्यवंशी थे। किसने कहा है, ग्रंथ अच्छे से याद रखना। हो सकता है सूर्यवंशी ना पूछे, वो सीधा पूछ ले हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है। याद रखना, हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी हैं, पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक भट्ट हैं, हमीर रासो के जोधराज हैं, बीसल देव रासो के कौन है, नरपति नाल्य हैं। सर अगला मत बताओ। अगला मत है कि चौहान जो थे ना, ये ब्राह्मण वंशी थे। ये कौन थे, ब्राह्मण वंशी थे। सर एक बार ये मेरी तरफ कर दो, मेरे को लगे कि भाई कहां तक आ रहा है। तो ये ब्राह्मण वंशी थे। ब्राह्मण वंशी किस किसने बताया है, मैं ब्राह्मण वंशी में बता देता हूं। एक तो कवि जान कवि थे, इनका ग्रंथ था कायम खां रासो। कौन सा ग्रंथ है, कायम खां रासो। और कायम खां रासो के अलावा देखो और कौन सा ग्रंथ है जो इनको ब्राह्मण वंशी बताता है, तो गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है, गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने क्या कहा कि ये जो राजपूत ये चौहान हुए ना, ये ब्राह्मणों की संतान थे। एक है भाई दशरथ शर्मा। क्या नाम है, दशरथ शर्मा। ये राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये दशरथ शर्मा के अनुसार। ये इन्होंने भी क्या कहा कि चौहान जो थे ना, ये ब्राह्मण वंशी थे। एक ग्रंथ है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख जो है ना, वो बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ब्राह्मण वंशी थे। और कौन से गोत्र के ब्राह्मण थे, तो वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। मैंने 2 मत और बता दी अग्निवंशीय के बाद। सूर्यवंशी बताया चौहानों को किसने, चौहानों को ब्राह्मण वंशी किसने बताया कि चौहान जो थे ना, ये ब्राह्मणों की संतान थे। तो ये कौन कहता है, ये कवि जान का ग्रंथ कायम खां रासो कहता है, ये गोपीनाथ शर्मा कहता है, ये डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है, और बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ये तो ब्राह्मण तो थे, लेकिन कौन से गोत्र के थे, वत्स गोत्र के थे। इस बात को कैसे
प्रमाणित करें कि हाँ ये ब्राह्मणों की ही संतान थे। तो याद रखना, पहले क्या हुआ करता था, मुखिया जो हुआ करता था ना सारे सिस्टम का, वो पुरोहित हुआ करता था। पुरोहित, और उस समय वर्ण हुआ करते थे, जाति नहीं हुआ करती थी प्राचीन भारत में। एक वर्ण था ब्राह्मण वर्ण, और ब्राह्मण वर्ण से ही आता था कौन, पुरोहित। तो फिर अपनी कोई भी पहचान बताता था ना, तो वो उस पुरोहित से बताया करता था कि मेरा पुरोहित फला। तो उस पुरोहित से अपनी पहचान बताने के कारण अब उन्हीं पुरोहितों की जो संतान है ना, वही क्या कहलाते हैं, राजपूत कहलाते हैं, या उन्हीं राजपूतों में कोई एक की बात करें तो चौहान कहलाते हैं। इस प्रकार से इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि उन्हीं पुरोहितों की संतान है, क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था जो हुआ करती थी ना, मुखिया जो हुआ करता था ना, वो पुरोहित हुआ करता था, पुरोहित ब्राह्मण हुआ करता था और उन्हीं की संतान। तो शायद हो सकता है वो पुरोहित वत्स गोत्र का हो और उन्हीं की संतान ये चौहान हो। ऐसा किसने कहा, बिजोलिया शिलालेख ने कहा कि चौहान ब्राह्मण वंशी थे, और कौन से गोत्र के थे, वत्स गोत्र के थे। तो मैंने 3 मत बताए हैं अब तक कि ये अग्निवंशीय किसके अनुसार हैं, चौहान या राजपूत, ये चौहान या राजपूत सूर्यवंशी किसके अनुसार हैं, या ये ब्राह्मण वंशी किसके अनुसार हैं। 2-3 मत और बचे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला मत कौन सा है, इसके बारे में बताता हूं आपको। तो एक मत मिलता है कि चौहान जो थे ना, ये विदेशी थे। चौहान जो थे ये कौन थे, विदेशी थे। और विदेशी का जिक्र आते ही आपके दिमाग में एक नाम आ जाना चाहिए, और वो कौन सा है, कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है उसका, कर्नल जेम्स टोड। सारी बातें छोड़ो, एक बार कर्नल जेम्स टोड की ही बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं, कर्नल टोड को। घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को। सर कोई एक बुक बताओ इसकी, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है वो किसकी पुस्तक है, कर्नल टोड की पुस्तक है। सर कर्नल टोड के गुरु का नाम क्या है, तो कर्नल टोड के गुरु का नाम येती ज्ञानचंद है। एक बार के लिए इतनी बात याद रख लो, कर्नल टोड के गुरु का नाम येती ज्ञानचंद। कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। कर्नल टोड जो है ना, इसको घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। इसने संपूर्ण राजपुताने का भ्रमण किया था। एक रियासत को छोड़कर आपको कमेंट करके बताना है कि वो एक रियासत कौन सी रही जिसमें कर्नल टोड ने भ्रमण नहीं किया था। तो कर्नल टोड ने संपूर्ण राजपुताने का भ्रमण किया था। इसके बाद कर्नल टोड ने क्या कहा कि ये चौहान, ये राजपूत, ये कौन थे, ये विदेशी थे। और क्या कहा, किनकी संतान थे, शक व सीथियन, एक विदेशी जाति जिसका नाम है शक व सीथियन। तो चौहानों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति शक व सीथियन से बताने वाला कौन है, वो कर्नल टोड है। और कर्नल टोड का समर्थन किया इस व्यक्ति ने कि हाँ, कर्नल टोड ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। वो समर्थन किसने किया है, विलियम क्रुक ने किया है। किसने किया है, विलियम क्रुक के द्वारा समर्थन किया गया है कि हाँ, चौहानों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति शक व सीथियन से हुई है। एक मत याद रहा। अगला मत याद रखना V.A. स्मिथ का। किसका याद रखोगे, V.A. स्मिथ का। V.A. स्मिथ ने कहा कि ठीक है, ये विदेशी थे, लेकिन इसकी कौन सी विदेशी जाति, हूणों से इसकी उत्पत्ति मानी है। कौन सी विदेशी जाति से उत्पत्ति मानी, तो हूणों से इसकी उत्पत्ति मानी है। किसने माना है, ये V.A. स्मिथ ने माना है। हूण नाम आया ना, हूण, तो याद रखना ये हूण की जड़ थी। क्या थी ये, हूण की जड़ थी। ये विदेशी जाति थी, एक आक्रमणकारी जाति थी। क्वेश्चन बना यहां से एक, राजपुताने के किस शासक ने हूणों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। संपूर्ण राजपुताने को नुकसान हो रहा था, किसकी वजह से, संपूर्ण राजपुताने को नुकसान हो रहा था हूणों की वजह से, क्योंकि ये आक्रमण कर रहे थे बार बार। लेकिन एक शासक समझदार निकला राजस्थान का, और उसने इसी हूणों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। कौन था वो, तो वो मेवाड़ के गुहिल वंश का शासक था अल्लट। मेवाड़ के गुहिल वंश का शासक कौन है, अल्लट। अल्लट ने क्या किया, हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लिया। हूण राजकुमारी, अब बताओ अपने जवाई को मारेंगे क्या, हरिया देवी से विवाह कर लिया। अब जवाई को तो मारने से रहे, तो क्या हुआ, उल्टे सहायता की इन्होंने, और अल्लट ने इसका फायदा उठाया, हूणों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो राजपुताने के किस शासक ने हूणों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो बता देना, मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक अल्लट ने हूणों की सहायता से साम्राज्य का विस्तार किया था। और उसी हूण जाति से उत्पत्ति मानी है V.A. स्मिथ ने, किसकी, चौहानों की और राजपूतों की। और किसने, तो एक इतिहासकार है, एक नाम है जिसका नाम है कनिघम। और कनिघम कहता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई या राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वो विदेशी जाति कुषाण से हुई थी। किस, कौन सी विदेशी जाति, यानी कुषाणों से उत्पत्ति बताई है। इसके अलावा नाम याद रखना, डॉक्टर D.R. भंडारकर।
डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, इसने भी कहा कि चौहान विदेशी थे और कौन सी जाति से, खज जाति से। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ये कि चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से किसने मानी है, तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से मानी है, विदेशी जाति थी। तो जाति विशेष का नाम ना दे तो हम ये कहेंगे कि हाँ, विदेशी का समर्थन किया है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। और एक नाम याद रखना, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार भी चौहानों की जो उत्पत्ति हुई ना, वो किससे हुई थी, तो याद रखना ईश्वरी प्रसाद भी कहता है कि ये विदेशी थे। क्या थे ये, विदेशी। मैंने 4 मत बता दिए। मैंने बताया चौहान अग्निवंशीय थे, किसने बताया, चंद्रवरदाई ने समर्थन किया, मोहनोत नैनसी, सूर्यमल मिसर ने। उसके बाद चौहान सूर्यवंशी हैं, किसने कहा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। उसके बाद पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट, हमीर रासो जोधराज का। एक हमीर रासो अलग है, वो सारंगधर का है। इसके अलावा बिसल देव रासो नरपति नालय का। ग्रंथ किसके हैं ये जरूर याद रखना। सूर्यवंशी के बाद मैंने ब्राह्मण वंशी बताए, तो गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा के अलावा जान कवि का जो ग्रंथ है कायम खारासो और बिजोलिया शिलालेख है, ये ब्राह्मण वंशी बताते हैं। और बिजोलिया शिलालेख में तो कौन से गोत्र का ब्राह्मण बताया गया, वत्स गोत्र का। साथ ही कर्नल टोड ने शक व सीथियन यानी इन्होंने विदेशी बताया, समर्थन किया विलियम क्रुक ने। वी एस स्मिथ ने होणों से उत्पत्ति बताई है, कनिगम ने कुषाणों से बताई है। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने खज जाति उत्पत्ति बताई और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इनको क्या बताया है, विदेशी बताने का काम किया है। ये चौहानों और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में है। एक नाम आता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम आया, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय है ना, वो क्या है, आर्यों की संतान है। क्षत्रिय हैं, ये किसकी संतान है, आर्यों की संतान है। और ये चौहानों के संदर्भ में याद रखना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी इनको सूर्यवंशी बताने का काम किया है। क्या बताने का काम किया है, तो डॉक्टर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी इनको सूर्यवंशी बताया है। साथ ही गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्षत्रियों को किन की संतान बताया, आर्यों की संतान बताया। आर्य कौन थे, जो वैदिक संस्कृति का निर्माण करते हैं वही आर्य थे। वैदिक संस्कृति का इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसमें बात करेंगे पाषाण काल, सिंधु काल और सिंधु काल के बाद वैदिक काल की। और वैदिक काल में बताऊंगा कि आर्य कहां से आए, कौन थे और किस प्रकार से इन्होंने इस वैदिक संस्कृति का, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। एक बार के लिए इतना याद रखना कि क्षत्रियों को आर्यों की संतान बताने वाला व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मैं एक डॉक्टर दशरथ शर्मा बता के गया था, इसने इन चौहानों को चंद्रवंशी बताने का काम भी किया है। क्या बताने का काम किया है, चंद्रवंशी बताने का काम भी किया है। तो ये कुछ एक मत थे कि ये चौहान या राजपूत के संदर्भ में याद रख सकते हैं। ये मूल रूप से मैंने चौहानों के संदर्भ में बताया। ये मूल रूप से किसके संदर्भ में बताया मैंने, तो चौहानों के संदर्भ में। बाकी यही सेम मत किसके संदर्भ में याद रख सकते हो, राजपूतों के। जिस कालक्रम में राजपूतों ने या चौहानों ने शासन किया उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, राजपूत काल। 7वीं से 12वीं शताब्दी, 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी। राजपूत काल में हम एक राजवंश की बात कर रहे हैं, वो राजवंश है चौहान वंश। चौहान वंश ने पूरे राजस्थान में कहां कहां शासन किया, वो मैंने एक बिंदु बताया आज चौहानों का वंश वृक्ष, और एक बिंदु बताया मैंने आज चौहानों की उत्पत्ति। आज इस क्लास में मैंने आपके 2 बिंदु क्लियर किए, चौहान पूरे राजस्थान में कहां कहां शासन करते हैं, किसने उनकी स्थापना की थी, और चौहान जो है उनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, कौन से इतिहासकार के अनुसार क्या है, किसने किसका समर्थन किया है, ये सारी बातें। यही उत्पत्ति का जो मत है ये आप राजपूतों के संदर्भ में याद रख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आज के लिए जय हिंद सर।